इस संदर्भ में स्वामी धर्मतीर्थ कहते हैं कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, लेकिन उन्हें इसकी गारंटी नहीं थी कि उनका यह वर्चस्व निरंतर बना रहेगा। भविष्य में कोई ब्राह्मण विरोधी बौद्ध समर्थक राजा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राजाओं ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को कुछ हद तक सह लिया, लेकिन बाद में स्वतंत्र शक्तिशाली बनने के बाद उन राजाओं ने ब्राह्मण तथा उनके ब्राह्मण धर्म को छोड़कर फिर से बौद्ध धर्म का सहारा लिया और ब्राह्मणों को फिर से नीचे दबाया। इस तरह बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा ऋण बन चुका था, जिसके प्रभाव में आकर राजा लोग ब्राह्मणों की गुलामी से कभी भी आजाद हो सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसे क्षत्रिय राजपुत्रों का वर्ग निर्माण करने की योजना बनाई, जो ब्राह्मणों को सर्वोच्च जाति समझकर उनके सामने घुटने टेक देगा और ब्राह्मण वर्ग तथा नवनिर्मित क्षत्रिय वर्ग हाथ में हाथ मिलाकर देश का शोषण करेंगे। ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों ने नव क्षत्रिय ब्राह्मणवादी वर्ग को राजपूत नाम देकर उनके माध्यम से भारत पुरोहितशाही के गुलामी से बंदिश किया। इस तरह राजपूत कालखंड भारत का काला कालखंड डार्क एज है, लेकिन ब्राह्मण राजपूत गठबंधन कैसे बना और उसकी सैद्धांतिक नींव कैसे रखेगी, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना होगा। साथियों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, एक बात तो मैं आपको बताया कि हम लोग 85% है इंक्लूडिंग माइनॉरिटी, और हम लोग और इसमें 6% राजपूतों को जोड़ना चाहेंगे। आप लोग दूसरी एक बात आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं, क्योंकि ये राजपूत जो है या जो भी मिडिल कम्युनिटीज है, जैसे वर्णा सिस्टम में ब्राह्मणों ने जिनको शूद्र कहा, ऐसे बहुत सारे राज्यों के शूद्र जातियों को उन्होंने क्या किया, सत्ता में हिस्सेदारी दी। जैसे महाराष्ट्र के मराठा को कहा राज्य की सत्ता तुम्हारी मदद से दिल्ली की सत्ता हमारी। तो समझ में आया। हरियाणा का जाट मुख्यमंत्री रहे, पंजाब का जाट मुख्यमंत्री रहे, हमें ऐतराज नहीं है, मगर वहां के जाटों को जो चुनकर दिल्ली जाएंगे वहां हमारा राज होगा, दिल्ली में हमारा राज होगा। और ये राज स्थापित करने के लिए संगठन के लेवल पर उन्होंने हाईकमांड नाम का टेक्निक डेवलप किया। हाईकमांड अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में हाईकमांड बोलते हैं। हिंदी में हाईकमांड अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी वाले जो है हाईकमांड शब्द यूज करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, राज्य की विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार होगा। जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा, ये संविधान में लिखा। इससे उनको लगा, अरे ये तो स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, विधायक अपने अपने लेवल पर मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर ये हमें चुनौती देंगे। देवेगौड़ा ने चुनौती दिया, शरद पवार ने चुनौती दिया प्रधानमंत्री पद के लिए, आप लोगों को याद होगा। और बहुत ताकत लगाकर शरद पवार को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। करुणाकरण जो था वो समकक्ष जाति का है, पर शरद पवार की जो समकक्ष जाति है उसी जाति का करुणाकरण था। करुणाकरण का रिटायर्ड नरसिंह राव रिटायर्ड हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने क्या सोचा, ये नरसिंह राव रिटायर्ड हो गया है, टेम्पररी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, टेम्पररी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, मैं ही प्रधानमंत्री। शरद पवार ने कहा कि नहीं, चुनाव होना चाहिए। अच्छा, तो फिर नरसिंह राव को पता चला कि चुनाव में तो शरद पवार जीत जाएंगे, तो करुणाकरण को एक बयान देने के लिए कहा कि आपको ये आपका चुनाव लड़ने की बात हमें मंजूर है, आपको आज निकाल दिया जाएगा, तो कल चुनाव कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस से निकाल देते प्राइमरी मेंबर से, तो कल चुनाव करेंगे। शरद पवार ने सरेंडर कर दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री पद स्वीकार कर लिया। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से निकालकर शरद पवार को दोबारा महाराष्ट्र भेज दिया गया है। इतिहास काल्पनिक बातें नहीं बोलो, ये हमारे सामने है। ये विश्लेषण हम इसलिए कर सकते क्योंकि ये इस इतिहास का हमारे पास अध्ययन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। तो जो वर्णा सिस्टम में जो शूद्र जातियां है
उन शूद्र जातियों में से हर राज्य में जिनकी संख्या ज्यादा है उन लोगों के साथ उन्होंने एक गुप्त समझौता किया। वो गुप्त समझौता ये था कि राज्य की सत्ता तुम्हारे मदद से मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, दिल्ली की सत्ता हमारी। भारत के संविधान में केंद्र की सत्ता में बहुत ज्यादा पावर रखा गया। बाबा साहब आंबेडकर ने ये अपने भाषण में कहा कि 1935 में केंद्र सरकार को जितने अधिकार दिए गए थे उससे ज्यादा अधिकार भारत के संविधान में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मैं भारत को कमजोर नहीं होने देना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य में कोई राज्य जाति के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश कर सकता है। ये भविष्य में ना हो और फिर भारत के टुकड़े ना हो, इसके लिए केंद्र को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाएगा और बाबा साहब ने ऐसे अधिकार दिए। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए उसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ब्राह्मणों ने थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कब्जा कर लिया और ब्राह्मण का आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। और जिसे आप लोग हिंदुआइजेशन कहते हैं वो हिंदुआइजेशन नहीं है, वो ब्राह्मणाइजेशन है, क्योंकि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की कैसे हो सकती है, जिनकी संख्या 3.5% है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है 6% वोट एक राज्य में, ऐसे 4 राज्यों में पार्टी रिकॉग्नाइज होगी तो फिर वो पार्टी नेशनल मानी जाएगी। अरे एक राज्य में रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकता तो नेशनल पार्टी एक नहीं बन सकती। एक जो नेशनल पार्टी ब्राह्मणों की नहीं बन सकती उसकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टी है रिकॉग्नाइज। कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर। दूसरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे, कोकणस्थ ब्राह्मण, इसने बनाया। तीसरी श्रीपाद अमृत डांगे, केरला का नंबूदरी ब्राह्मण, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, मार्क्स का बनाया। चौथी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बनाया, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। उसी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो गया चौथा। पांचवा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अब उसकी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। 5 राष्ट्रीय पार्टियां अकेले 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां है। हिंदुआइजेशन जिसे आप कहते हो, आरएसएस जो करती है या समस्त ब्राह्मण जो करते हैं, सभी पार्टियों को उसका फायदा होता है। तो ये जो थियरी है कौन सी, कम्युनल सेकुलर, सेकुलर कम्युनल, कम्युनल सेकुलर, ये कथा बनाने का राष्ट्रीय अभियान। हमारे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कम्युनल सेकुलर के गुलाम हैं। गधे बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अरे बीजेपी कम्युनल है, कांग्रेस सेकुलर है, थोड़ा जरा इधर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अब ये नई थ्योरी आ गई, एक नई थ्योरी आ गई, वो है संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग संविधान खतरे में नहीं पड़ना चाहिए इसलिए पीछे लग जाते हैं किसी और के। नहीं, ये नहीं, कम्युनल नहीं, ये सेकुलर है इसलिए संविधान बचा लेगा, ये कम्युनल है खतरे में डाल देगा। वो उसके सेकुलर के नाम पर उसके पीछे चल जाता है। अगर हम कांग्रेस को सेकुलर मान ले तो बाबा साहब आंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर कांग्रेस के विरोध में भाषण किया कि नेहरू जो है ये लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र भारत में स्थापित कर रहा है। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर 1955 में कोलंबिया में स्पीच है, रिटन स्पीच है बाबा साहब का। तो या तो फिर बाबा साहब आंबेडकर की समझ बराबर नहीं है या तो हमारी समझ बराबर नहीं है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। हम लोग ऐसी बात को जो स्ट्रेटेजी है उसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदुआइजेशन के संबंध में एक शब्द हिंदुत्व है, एक हिंदू है, एक हिंदू धर्म है, 3 शब्द यूज होते हैं। आपको समझ में आया इसलिए विश्लेषण करके समझा। एक शब्द हिंदुत्व है, एक शब्द हिंदू है, एक शब्द हिंदू धर्म है। तो मैंने जब पुणे में यह भाषण दिया था, क्या कहा था
कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। मैं चुनौती देता हूं RSS के ब्राह्मणों को, भागवत जी को, वो सिद्ध करे कौन से धर्मशास्त्र में हमें हिंदू लिखा हुआ है और बताए। तो 1.5 महीने के बाद वो पुनः आया, कार्यक्रम लिया और कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तो मैंने कहा जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं उसका जवाब क्यों दे रहे। मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कहा हिंदू लिखा हुआ है, हमारे लिए जरा बताओ, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। तो ये बात हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, SC ST OBC के लोगों को, कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है।